बात उस आधी आबादी की है जिसका सशक्तिकरण अगर होता है तो हिंदुस्तान जैसे देश को प्रतिभा पाटिल और द्रौपदी मुर्मू के रूप में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर मिलता है। वहीं दशकों तक उपेक्षा का नतीजा है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में महिला की हिस्सेदारी आज भी महज 15% ही है। बात उस नारी शक्ति की जिसने रणभूमि में तलवार उठाई तो झांसी रानी का पराक्रम दुनिया ने देखा, तो वहीं दूसरी तरफ देश को पहली महिला फाइटर पायलट के रूप में मिलने में 7 दशक का वक्त लग गया। बात उस नेतृत्व कुशलता की भी जिसके एक फैसले ने हमारे दुश्मन देश को 2 हिस्से में बांट दिया, तो वहीं राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए उसी नेतृत्व ने 76 ईयर्स लग चुके हैं, उसका इंतजार करना पड़ा। और आखिर में आज बात होगी उस तबके की जिसे बराबरी का मौका मिला तो खेल और कला के क्षेत्र में हिंदुस्तान का डंका बजा। तो वहीं समाज और राजनीति का एक हिस्सा महिला सशक्तिकरण को समाज के लिए खतरा बताने में नहीं चूकता और तरह तरह की बयानबाजी भी आती है। मशहूर लेखक सलमान रश्दी से एक बार पूछा गया था कि क्या आप नारीवादी हैं, तो उन्होंने कहा हाँ, होने के लिए और है क्या, या तो आप नारीवादी होंगे या बेवकूफ। अब सवाल है कि नारीवादी की सबसे सटीक परिभाषा है क्या। मोटा मोटी तौर पर देखें समझें तो नारीवादी महिला को बराबर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हिस्सेदारी देने वाली विचारधारा है। अब सवाल है कि ये सब छोड़ भी दिया जाए तो क्या वास्तविकता में बराबर का सम्मान भी मिल रहा है? ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। अब क्योंकि पॉलिटिकल बात है तो सवाल एक और है कि कोई सरकार महिलाओं को बराबरी का ये अधिकार कैसे दे सकती है। चर्चा तो होती है। स्वाभाविक है कि ये बदलाव एक दिन में तो नहीं लाया जा सकता और ना ही लाया जा चुका अभी तक। ना ही चंद योजनाओं के जरिए आधी आबादी को सशक्त किया जा सकता है, बल्कि राजनीतिक संरक्षण इसमें एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। यही वजह है कि राजनीतिक बराबरी की बात निकल पड़ी है। कोई भी देश किस दिशा में जाएगा ये कौन तय करता है? ये तय करता है उस देश की नीति, जो कहां से निकलती है, कहां से बनती है, संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा में। ध्यान से सुनिएगा। अब इसका मतलब साफ है कि नीति निर्धारण में आधी आबादी की जितनी हिस्सेदारी होगी, जो लॉ मेकर्स हैं, उसमें जितनी महिलाएं होंगी उतना सशक्तिकरण होगा महिलाओं का। महिला सोच समझकर जब लॉ बनाएंगी तो वो महिलाओं के पक्ष में बनाएंगी, जिससे महिलाओं सशक्त हो सके, उनके लिए आसानी हो सके जीवन। ऐसे में हिस्सेदारी की बात है तो सशक्तिकरण की दिशा में आधी आबादी उतना ही मजबूत होगी अगर लॉ मेकर बन सकेंगी। और अब यहाँ सवाल है कि इसके लिए अब तक क्या क्या किया गया। संविधान बनाने वाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स थे, जबकि उसमें महिलाओं की संख्या महज 15 थी, मतलब 4% से भी कम। और महिलाओं की आबादी 48% से भी अधिक थी। अब आज की बात करते हैं। आज लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी 15% है, राज्यसभा में 13% है, जबकि देश की महिलाओं की आबादी 48% से अधिक है। यहाँ एक बार इतिहास के पन्ने को पलटना बेहद जरूरी है। तारीख थी 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। भारत की संविधान सभा का उद्घाटन सत्र कॉन्स्टिट्यूशन हॉल वहां पर बुलाया गया, जो मौजूदा दौर में पुराने संसद भवन का सेंट्रल हॉल अब माना जाता है। उस दिन सरोजिनी नायडू पूरी सभा में एकमात्र महिला थी जो राष्ट्रपति मंच के सामने उपस्थित लोगों में पहली पंक्ति में बैठी थी। एकमात्र महिला। उस वक्त के बाद 12 दिसंबर 1996, 12 दिसंबर 1996 में पहली बार महिला आरक्षण बिल संसद में पेश हुआ, लेकिन पास नहीं हो सका। उस समय भारत में एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार थी। 2 साल बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1998 में
लोकसभा में फिर महिला आरक्षण बिल को पेश किया। कई दलों के सहयोग से चल रही वाजपेयी सरकार को इसको लेकर विरोध का सामना करना पड़ा और इसी वजह से बिल पारित नहीं हो सका। लेकिन इसके बाद फिर से वाजपेयी सरकार ने 99 में, 2002 में, 3 में, 4 में बिल पारित कराने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुई। वजह गठबंधन वाली सरकार, कमजोर सरकारें, बड़े पैमाने पर इसको लेकर राजनीतिक दलों में असहमति, तरह तरह की बातें, या ये कहें कि तरह तरह के हथकंडे, तरह तरह के डिस्टर्बेंस। अब बीजेपी सरकार जाने के बाद 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार सत्ता में आई। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। यूपीए सरकार ने 2008 में इस बिल को 108वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में राज्यसभा में पेश किया, जहां यह बिल 9 मार्च 2010 को भारी बहुमत से पारित हो गया। विपक्ष में बैठी बीजेपी, वाम दलों और जेडीयू ने बिल का समर्थन किया था। लेकिन अब समझिए कि किस राजनीति इसमें अड़ंगा बनी, कैसे राजनीति इसमें अड़ंगा बनी। राज्यसभा में पेश होने के बावजूद यूपीए सरकार ने इस बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया। इसका विरोध करने वालों में सपा, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल शामिल थी, जो सरकार में यूपीए के साथ थी, और फिर इसको लोकसभा में पेश नहीं किया गया। कांग्रेस को डर था कि अगर उसने बिल को लोकसभा में पेश किया तो उसकी सरकार खतरे में पड़ सकती है, अर्थात सरकार गिर सकती है, अर्थात सत्ता ज्यादा जरूरी है, रिफॉर्म्स नहीं। साल 2014 लोकसभा भंग होने के बाद यह बिल अपने आप खत्म हो गया, क्योंकि राज्यसभा में पारित हुआ, लोकसभा में पेश नहीं हो पाया। डर था सरकार गिरने का।